टेक्सास बकाटा। तो ये ना यू ट्री है और यूरोप में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बहुत ज़्यादा पॉइजनस जो पेड़ है ये। इसके जो पत्ते हैं ना वो गिरते हैं जब ज़मीन पे और सूखते हैं तो ये और ज़्यादा पॉइजनस होते चले जाते हैं। तो जैसे उन सूखी पत्तियों को, टहनियों को अगर कोई खा ले, कोई पशु खा ले, कोई कैटल खा ले, तो डेफिनेटली उसकी मौत निश्चित है। इतना ज़्यादा पॉइजनस ये पौधा है। इसमें ऐसा माना जाता है कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसलिए कीमोथेरेपी की ड्रग बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता आया है। लेकिन जब आप इसको होम्योपैथिकली देखेंगे तो होम्योपैथिकली काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं और बहुत ज़बरदस्त इसके माइंड के सिम्टम्स हैं। येंसन जी ने प्रूव करी है, जेरमी शेर हैं, एबरमैन हैं। तो ऐसे 3-4 लोगों ने मिलके ये दवा को बहुत अच्छे ढंग से प्रूव किया हुआ है। काफ़ी वेल प्रूवन है और इसके जो भी डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैंने जो है ना कंप्लीट रेपर्टरी का इस्तेमाल किया था इसको स्टडी करने के लिए और बहुत टाइम से इसको देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने ये पाया ना कि इसकी जैसे पूरी पिक्चर जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत सारी दवाइयों के इर्द गिर्द घूमती है, बहुत नज़दीक तक पहुँचती है। एक ऐसा पर्सन है जिसको ऐसा लगता है कि वो बहुत काबिल है, उसके अंदर मतलब क्षमता है, बहुत एबिलिटी है। और देखो आप ना कि इसको चीज़ें समझ में भी इजीली आती है। कॉम्प्रिहेंशन इजी के अंदर है। कॉम्प्रिहेंशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट देखो ऐसे शेप्स होते हैं, ऐसा आर्ट होता है ना जिसको समझना कठिन होता है, लेकिन इसके लिए वो भी आसान होता है। तो इसके अंदर होती तो है एबिलिटी और इसीलिए एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, मतलब ज़्यादा किसी की हेल्प वेल्प नहीं लेता ये। और ऐसा चाहता है ना कि मैं कुछ करूं, आसपास में जो भी चीज़ें हो रही है उसके लिए कुछ करूं, कुछ तो कंट्रीब्यूट करूं। एटलीस्ट लोगों से तो यही चाहता है। ऑर्डर की डिज़ायर होती है इसके अंदर, है ना, चीज़ों को सही ढंग से व्यवस्थित रखने की इच्छा होती है। लेकिन देखो क्या होता है ना, जब ये जो व्यक्ति है ये टेक्सास, इसके अंदर ना हिम्मत उतनी नहीं है और सोचता तो है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, लेकिन उसको अप्लाई करना इसके लिए बहुत कठिन काम है। अप्लाई करना कठिन क्यों है? क्योंकि बहुत जल्दी हार मानने वाला है ये, डिस्करेज्ड ईजिली के अंदर है, यील्डिंग है। तो दिमाग में तो चीज़ें चल रही है कि मैं कुछ करूं ऐसा। अच्छा, एनार्किस्ट या रेवोल्यूशनरी उस टाइप का नहीं है, कॉस्टिकम, मार्क्सॉल ऐसा कि बदल डालेगा ऐसा सोच वाला, इतना नहीं है, इतना हिम्मत नहीं है इसके अंदर। भाई ये इसके दिमाग का फितूर है कि इसको दिमाग में ये चीज़ें रहती है कि लोग यार समझते नहीं है, मैं दूसरों से बेहतर हूँ। इसके अंदर ऐसा आता है, देखो इसमें बड़ा अच्छा रूब्रिक है कि डेल्यूजन बेटर देन अदर ही इज, है ना, कि दूसरों से बेहतर हूँ ऐसा ये मानता है। लेकिन होता क्या है कि आप देखो सबको नहीं चला सकते अपने हिसाब से और लोग चलते भी नहीं हैं। तो ये अंदर ही अंदर मतलब घुटता रहेगा और फिर गुस्से में आता है कि लोगों को यार फर्क नहीं पड़ता है, लोग कितने इंडिफरेंट हैं। देखो, एंगर, इंडिफरेंस ऑफ अदर्स अबाउट, रूब्रिक को ठीक से पढ़ा करें हम कि उसमें क्या लिखा हुआ है, एंगर इंडिफरेंस ऑफ अदर्स अबाउट, कि गुस्सा उसको किस चीज़ से आता है, दूसरों के इंडिफरेंस से, कि लोग इतने इंडिफरेंट हैं, ध्यान ही नहीं देना किसी चीज़ पे। इसको लगता है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर, उस समाज के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या है ना, देखो ना तो ये बेनोवलेंट के अंदर है, हाँ, और ना जेनरस के अंदर है। ये सब इसके अंदर होता नहीं है, मतलब उस लेवल वहाँ तक नहीं जाता, वहाँ करता नहीं है। पर ऐसा इसका है कि मतलब करो, तुम लोग तो करो। मैं तो ये डेल्यूजन में जीने वाला व्यक्ति है कि मेरे अंदर तो काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ, मेरे को चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाती हैं। हाँ, ये लोग नहीं करते यार, इनको नहीं समझ में आता है यहाँ अन्याय हो रहा है और ऐसी चीज़ें हो रही है, तो तब गुस्सा आते रहता है। लेकिन होता क्या है इसका गुस्सा उतना भी स्ट्रांग नहीं होता है कि दूसरों का अफेक्ट कर जाए। तो जब आप इतने टाइम तक कुढ़ोगे, अंदर ही अंदर इंटरनलाइज करोगे उसको, तो फिर इंडिग्नेशन में जाओगे। देखो इसमें बहुत अच्छा एक रूब्रिक है कि एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन।
अब एक्सप्लॉइट होने का सेंसेशन आने लगा इसके अंदर, ठीक है, कि लोग समझते नहीं हैं मेरी बातों को, ठीक है, कि मिसअंडरस्टूड फील्स। हाँ, अच्छा, लेकिन फिर भी एक हाई स्पिरिटेड व्यक्ति है, इसके कुछ रूब्रिक्स मैं देख के पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स हैं और मैंने थोड़ा लिखे हैं यहाँ पे। तो हाई स्पिरिटेड है, जोश होता है इसके अंदर, लेकिन ना आसानी से डिस्करेज भी हो जाता है ये, क्योंकि हाई स्पिरिटेड कुछ लिमिट तक ही है इसकी और तुरंत ही नीचे आने वालों में से उतनी हिम्मत नहीं है। और फिर अंदर ही फील करता है अरे यार लोग समझते नहीं हैं, लोग पता नहीं, लोगों को समझ नहीं आता मेरी बात। हाँ, तो फिर क्या होता है जब आप ऐसे स्थिति में रहते हो लंबे टाइम तक, चिड़चिड़ापन, गुस्सा कर रहे हो बिन बात का, अपने ही अंदर कर रहे हो, तो फिर आप किस में जाओगे, एक ऐसी स्टेज में जाओगे जहाँ आपको इरिटेशन ज़्यादा होगा, है ना, इरिटेबिलिटी आएगी। कि इसमें देखो बड़ा अच्छा रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग, ठीक है, इरिटेबिलिटी रेज वॉयलेंट इजीली प्रोड्यूसिंग, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, है ना, आक्रोश, ये सब आता है। लेकिन जब नहीं हो रहा है ना, लोग तो चल नहीं रहे तुम्हारे हिसाब से, जो तुम्हारे मन में जो चीज़ें चल रही है वो तुम अच्छे से उनको बता भी नहीं पा रहे हो, तो कैसे चलेंगे। तो ऐसा जब इंटरनलाइज करते करते होता है तो फिर ये इंडिग्नेशन की स्टेज में जाता है। देखो रूब्रिक है, इंडिग्नेशन मिसडीड ऑफ अदर्स विद, इंडिग्नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स विद द लैक ऑफ, कि दूसरे लोग जो इररिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है जो, उससे इंडिग्नेशन आता है। मतलब इंडिग्नेशन जैसे स्टेफी सेग्रिया के देखो कितने नज़दीक पहुंचती है ये दवा, लेकिन ये क्या करता है ना, मतलब इंडिग्नेशन को हम समझते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि ऐसा एंगर जिसको इंटरनलाइज करते जा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। और जब ये ऐसे आप इंटरनलाइज करते रहोगे तो फिर एक स्टेज, एक और स्टेज आएगी इससे भी एडवांस, जब आप क्या हो जाओगे, जब आप इंडिफरेंट हो जाओगे कि अरे अब भाड़ में जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें देखो इंडिफरेंस, फिर और इंडिफरेंस कैसा आता है इसका, जैसा ये लोगों को पहले देखता था कि दूसरे लोग तो इंडिफरेंट है और ये पहले उनसे चिढ़ता था, और ये अब खुद ही वैसा हो जाता है कि आप देखो इंडिफरेंस इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन टू यूजुअल, जैसे जो भी काम आप कर रहे हो इंटेलेक्चुअल, जैसे है ना, एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, तो अपने इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन के प्रति इंडिफरेंट हो गया, सफरिंग ऑफ अदर्स, वेलफेयर ऑफ अदर्स, ओपिनियन ऑफ अदर, अपने पर्सनल अपीयरेंस के बारे में इंडिफरेंट हो गया, या फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, कितना गुस्सा करो, है ना। तो ये इंडिफरेंट की स्टेज आती है, और फिर धीरे धीरे ना रेस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना, जो पहले एक अपने आप को सोचता था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल एक, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति एवर्जन आता है, और फिर वो सैडनेस की स्टेज में जाता है ये व्यक्ति कि अच्छा, सैडनेस भी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सैडनेस की स्टेज में जाता तो है और अकेला चाहता है रहना, लेकिन ना कंपनी से, जैसे इसको कंपनी मिलती है किसी की तो वो भी अच्छा लगता है, तो अंदर ही अंदर ऐसा चाहता है कि कोई मिले, है ना। कंपनी देखो क्या होता है, कंपनी ऐसा नहीं होता कि आपका कोई फ्रेंड ही आपकी कंपनी, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग मान लो किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, है ना, अब कॉन्फ्रेंस में गए, किसी होटल में रुके, पूछते हैं कि अच्छा आप साथ में हैं किसी के कि अकेले हैं, तो बोलते नहीं अकेले हैं, जबकि इतने सारे लोग और भी रुके हुए हैं, और भी डॉक्टर्स आए हुए हैं, और भी लोग होटल में हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि नो, आई एम अलोन, आई डू नॉट हैव एनी कंपनी। तो कंपनी ऐसे नहीं होता, वहाँ पे आपके पहचान वाले लोग हो सकते हैं, एक्वेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपकी कंपनी ऐसे होते हैं ना, जो जिनकी सोच मिलती है आपसे, है ना, सोच सिमिलर होती है आपके जैसे, वो एक किसी गोल के प्रति समर्पित होते हैं। जैसे 4 लोग भी मिलके कंपनी खोल सकते हैं, है ना, और चारों लोग एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, तो वो कंपनी होती है जहाँ पे सोच मिलती है, जहाँ आप बैठो, आपको अच्छा लगे, मज़ा आए उनसे 2-4 बातें करके, तो कंपनी में अच्छा लगता है इसको। और फैमिली के प्रति देखो इसमें हो जाता है वर्जन, जब फैमिली वाले भी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता, तो वहाँ पर वो रूब्रिक भी है इसके अंदर
और फाइनली ये ना, मतलब अब देखो आप इतने सैड हो, इतने वो हो, निराश हो, इनडिफरेंट हो गए हो, तो साइंग आती है। साइंग हताशा एक तरह से होता है ना, ये तो ऐसी साइंग क्यों आती है? हम छोड़ दो, नहीं होता ये। तो साइंग हेडेक ड्यूरिंग, बड़ा अच्छा रूब्रिक है। अब हेडेक क्या होता है ना? हेडेक, अब इसको ऐसा समझना है, सिंपल ऐसा सर का दर्द नहीं है ये। देखो माइंड के अंदर दिया है, कुछ मेटाफोरिक अंडरस्टैंडिंग है कि अब आप क्लिनिक में हो, आप डॉक्टर हो, और आपके पास हर बार कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आपका पेशेंट नहीं है, वो आपसे इलाज नहीं लेता है, लेकिन आके फालतू की इधर उधर की बहुत सारी बकवास करता है, इधर उधर की बातें करता है। आप उसको भगा भी नहीं सकते, रूडली बोल नहीं सकते, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में। लेकिन जैसे ही वो आता है, दरवाजे से घुसता है, तो आपको मतलब एक अंदर से एक है ना इरिटेशन होता है, मतलब सर का दर्द है यार, ये आदमी हर बार आ जाता है, सर में दर्द करके रखा हुआ है इसने। तो ऐसा बोलते हैं ना कि इससे बात कर लो, सर में दर्द हो जाए, तो वो आपके लिए सर का दर्द बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता उस सर के दर्द के लिए। तो फिर क्या होता है, तब हताश होता है, साइंग आ जाती है। और साइंग आती है, और देखो साइंग यॉर्निंग विथ इसके अंदर है। यॉन कब करते हो आप, है ना, या बहुत ज़्यादा थक जाओ, नींद आ रही हो, इस स्थिति में बड़ा ही निराश हो जाता है। सिट डिज़ायर टू सिट साइलेंट, सिट डिज़ायर टू वीपिंग, है ना। और अंदर से देखो, अंदर से क्या है ना, अभी भी है उसके अंदर वो वायलेंस है, और ऑफेंसिव बात करने की इच्छा होती है बीच बीच में ऐसे, लेकिन करता नहीं है। फिर वो एक हताशा वाली स्टेज आ जाती है। और ऐसा है ना कि ऐसी स्टेज में भी ये अपने बारे में सोचता है, ये जो पहले दूसरों के लिए भी सोचता था, लेकिन एट द एंड जब ये स्टेज आती है, ये निराशा वाली स्टेज आती है इसमें टेक्सास में, तब फिर ये अपने बारे में सोचता है। उस समय भी ऐसा चाहता है कि मैं मेरा ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाए। देखो, थॉट्स परसिस्टेंट हिमसेल्फ डिजायर टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम थॉट्स ऑफ हिमसेल्फ, है। लेकिन एक और रूब्रिक है, थॉट्स कैन नॉट थिंक ऑफ एनीवन बिसाइड हिमसेल्फ। सोच भी नहीं पाता, चाहता तो है कि ध्यान हट जाए इससे। तो देखो यही इसका एक कन्फ्लिक्ट है ना। इसमें एक रूब्रिक, बहुत अच्छा रूब्रिक एक आता है कि कन्फ्लिक्ट है हायर एग्जिस्टेंस और हायर कॉन्शियसनेस और वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। हायर कॉन्शियसनेस इसका वही है जो स्टार्टिंग में था इसका, है ना, कि लोग समझते नहीं हैं, लोगों के प्रति लोग जल्दी क्यों नहीं करते हैं, लोग कैसे इतने इंडिफरेंट हो सकते हैं, और ये सब इसका हायर कॉन्शियसनेस है। लेकिन जब ये देखता है कि मेरे अंदर ये सब है तो विचार, लेकिन उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बता नहीं सकता किसी को, कुछ चेंज भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर उतनी है नहीं काबिलियत, ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि जैसे पेड़ है ना, वो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, जैसे वो सूखता जाता है तो और पॉइजनस होता जाता है। तो ये जब मॉडिफाइड हो रहा है उस चीज़ से, इन फीलिंग्स से, जिनको वो कुछ कर नहीं सकता उन फीलिंग्स के लिए, उतनी हिम्मत ही नहीं है, कुछ जल्दी हताश होने वाला व्यक्ति है, तो कर तो पा नहीं रहा, तो अंदर ही अंदर विदर होने लगता है, और ये जो पॉइजन है ये बढ़ता ही जाता है उसका। तो अब वर्ल्ड में क्या एग्जिस्टेंस है ना, पूरी दुनिया में इसका एग्जिस्टेंस कहाँ है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कि मेरा हायर कॉन्शियसनेस तो कहता है ये करूं वो करूं, और लोगों के प्रति मैं मतलब इम्पेशेंट हूं, लोगों को सुधारना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस उतना नहीं है वर्ल्ड में, एक कोई बहुत बड़ा एंटिटी नहीं है ये। देखो ना, कितने सारी दवाइयों के आसपास से गुजरता है ये, प्लेटिना, स्टेफिसेग्रिया, नक्स वोमिका, इन सब से आसपास से गुजरता है, लेकिन बहुत सारे चीज़ों के एस्पेक्ट में ये मिस हो जाता है, या ऐसा कहें कि बाकी दवाइयाँ ये एस्पेक्ट को टच नहीं करती। जैसे प्लेटिना के जैसे अपने आप को बेहतर तो मानता है, लेकिन प्लेटिना को ना इतना ज़्यादा कंसर्न होता नहीं है दूसरे लोगों से, और प्लेटिना इतनी जल्दी
आप ऐसा कहो ना कि इसके जैसा वो नहीं है कि जो अपने विचारों को रख ना सके, डरपोक हो, ऐसा नहीं होता वो। नक्स स्वामिका के बहुत आसपास जाता है, लेकिन नक्स स्वामिका इंडस्ट्रियस व्यक्ति है, वो करेगा उस काम को, ख़त्म करेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कौन आए कौन जाए, ये सब से उसको मतलब नहीं है, उसके बहुत नज़दीक आता है। आप देखोगे स्टेफी सेग्रिया, मिस डीड ऑफ अदर और ये सब से, लेकिन स्टेफी सेग्रिया का अलग जो है वो जर्नी चलती है उसकी, उसमें ये सारी चीज़ें ये बाकी के एस्पेक्ट नहीं होते थे। तो देखो बहुत सारी दवाइयों के ना नज़दीक तो आती है ये, लेकिन बस छू कर निकल जाती है। स्क्रीन पे एक है ना, मैं रेपर्टाइजेशन चार्ट एक बनाया है मैंने, ये सारे रूब्रिक्स का जिसको अभी हमने डिस्कस किया, और आप देख सकते हैं बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो मिस करती हैं वो रूब्रिक्स जो टेक्सास कवर करती है, आप देख सकते हैं, है ना। ये रेपर्टाइजेशन चार्ट को स्टडी और करिएगा तो डिफरेंसेस समझ में आएंगे तुम्हें। तो ये ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी टेक्सास को लेके। मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ। मैंने टेक्सास को एक बार अप्लाई किया है अभी रिसेंटली, और वो जो अप्लाई किया था मैंने वो एक फ़ीमेल के लिए अप्लाई किया था। बहुत ज़्यादा सजने संवरने वाली फ़ीमेल थी वो, मतलब सजने संवरने के अलावा बहुत मतलब स्टाइलिश उनका सेंस था, और एकदम टैटू वैटू ये सब बना के रखना, ये सब बहुत ज़्यादा था उनके अंदर। तो वो फॉपिश उनका था नेचर। तो उनका ये कंसर्न था कि बस मेरे को ये जो ग्लो है ना ये बना रहे, ये जो चीज़ है ये मेरे अंदर रहे, बहुत ज़्यादा रहे, जितना हो सके मेरा चेहरा एकदम चमकता ही रहे। और इसके लिए वो बोलती थी कि सर मैं ना आप बस बता दो तो मैं यूज़ कर लेती हूँ दवा जो भी है। तो मैं बोला कि नहीं, दवा तो मैं यहीं से दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप दे दीजिए। तो वो क्या करती थी ना, वो दवा को बहुत जल्दी ख़त्म करके आ जाती थी। मैं बहुत सारी और दवाइयाँ दे चुका था, तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जाती है, कितनी गोलियाँ खाते हो आप? तो बोलती है कि सर गोलियाँ तो मैं ऐसे ऐसे करके उठा के खा लेती हूँ, मैं तो ऐसे ढक्कन में रख के नहीं खाती हूँ। मैंने बोला कि ऐसा क्यों? नहीं सर ज़्यादा खाएंगे तो जल्दी रिलीफ आ जाएगा। लार्ज डोजेस स्वैलो, लार्ज डोज आप कब स्वैलो करते हो? सीधी सी बात, ये इसको समझें थोड़ा। लार्ज डोज आप कब स्वैलो करते हो, है ना? उसमें बहुत लिमिटेड दवाई है, तभी करते हो ना जब आप इम्पेशेंट होते हो कि मेरे को जल्दी से चाहिए, ज़्यादा खाऊंगा तो मिल जाएगा। ऐसा कुछ तो है आपके दिमाग में कि फटाफट रिलीफ मिल जाएगा, ढेर सारा खा लूँगा तो मिल जाएगा, है ना, और अपने हिसाब से खा लूँगा, है ना, मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता डॉक्टर ने क्या बताया क्या नहीं बताया। तो या तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हो उसको, फिर ये सारे रूब्रिक आप कनेक्ट कर लो कि ईगोटिज़म है, बेटर देन अदर है ना। तो इसलिए वो उठा के वो खा जाती थी। तो 10 दिन की दवाई 5 दिन में ख़त्म हो रही है। तो फिर उनको फाइनली टेक्सास दिया था। मेरे पास एक ही पावर थी 30 की, वो मैंने मंगा के तो रखी थी, पर दवा की इतनी समझ नहीं थी, तो सोच के दिया, तो उससे उनको फ़ायदा हुआ था। फिर बाद में और दूसरी दवा पे भी गए हम, फिर बाद में उनको फॉस्फोरस भी देने की ज़रूरत पड़ी। तो अगेन फिर वो वाली बात है, लेयर्स वाली बात होती है कि एक के बाद एक दूसरी दवा की ज़रूरत पड़ती रहती है। ज़रूरी नहीं कि एक ही दवा से आप पूरे जीवन भर उस पेशेंट को ट्रीट करते रहें। तो उस स्टेट में मैंने टेक्सास लिया था। कुछ समय बाद हो सकता है और केसेस और इस दवा को और डेवलप करेंगे और पढ़ेंगे, तो हो सकता है और कुछ भी शेयर करेंगे। आप लोग भी शेयर करिएगा अगर आपको समझ हो। मैंने एक रेयर दवा ली है जो कि बहुत कम यूज़ होती है, एटलीस्ट मेरे को तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड इससे केसेस वगैरह नहीं मिले कहीं पर भी, बट आई एम श्योर कि काफ़ी यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं और बहुत सारी दवाइयों के नज़दीक है ये। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।